So we have a problem statement, example 3.2. In example 3.1, the electron drift speed is estimated to be only a few millimeter per second. तो 3.1 एग्जाम्पल में हमने ये एस्टिमेट किया था कि एक सर्किट में अगर मान लिया 5 या 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो उसमें ड्रिफ्ट स्पीड वी डी एन ई ए, ठीक है ना, ये फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड हमने फाइंड आउट किया था। लेकिन जब कोई एक सर्किट है और उसमें जब स्विच ऑन करते हैं हम उस तो करंट बिल्कुल क्विकली इस्टेब्लिश हो जाती है। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जैसे वेलोसिटी है जिस फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इस करंट को यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इंस्टेंटली पहुँचता है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो फ्लो ऑफ करंट इज नॉट हैज़ नथिंग टू डू विद द इट इज़ नॉट रिलेटेड विद द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, it is related with the electric field established between 2 points. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस्टेब्लिश होती है 2 पॉइंट के बीच में, उसके चलते ही जो है करंट फ्लो होता है, ठीक। और लास्ट एग्जाम्पल में ही हमने स्टडी किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होती है उसकी जो किस रफ्तार से होती है, ये वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड से, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इस्टेब्लिश होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैसे ये 3 × 10⁸ है, ये वैक्यूम का फिगर है, बट कोई बात नहीं, अगर कोई भी मीडियम में हो, अगर ये कंडक्शन मीडियम में हम इसकी स्पीड की बात कर रहे हैं तो सर्टेनली थोड़ा सा कम तो होगा, लेकिन फिर भी ये स्पीड इनॉर्मस स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो ये जो करंट स्टैब्लिश होगा बिल्कुल इंस्टेंटली होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इसका मतलब हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि जो करंट स्टैब्लिश हुआ वो ड्रिफ्ट स्पीड से इसका लेना देना नहीं है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट से बीच में जो एस्टैब्लिश हुई है उससे लेना देना है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 2 पॉइंट के बीच में जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम एस्टैब्लिश होता है E, तो इस पर फोर्स कितना हो जाएगा, F = E टाइम्स QE और EE। इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका मास होता है तो MA, तो A की वैल्यू क्या हुई, EE/m। स्मॉल e जो है इट इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और जो कैपिटल E है इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसका एक्सेलरेशन है। तो इनफैक्ट आप ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में ही है और मास जो है वो 10⁻³ की रेंज में है। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन तो बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब बहुत ही फाड़ बिल्कुल स्पीड में इलेक्ट्रॉन जो मूव होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है ऐसा होता नहीं है। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, बट द फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन। Why then do the electron acquire a steady average drift speed? अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा
कि एक्सेलरेशन तो इतनी ज़बरदस्त है, तो वेलोसिटी जो है ऑन एन एवरेज जो ये इस्टेब्लिश हो रही है वो ड्रिफ्ट स्पीड फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड ही क्यों हो रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लिया कि कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कंडक्टर है, उसमें सर्टेनली ढेर सारे एटम्स होंगे और उसमें कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग करंट, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा यूं ऐसे 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 इनको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के हिसाब से जो है थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं। ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, आप ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैंने लाइंस खींची हुई हैं, इट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है तो ये बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से अटैच होते हैं और इन्हीं बीच में कुछ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव होते रहते हैं। तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किसी के ऑर्बिट से निकले हुए होंगे, तो यानी कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो उसके हो सकता बगल वाला पॉजिटिवली चार्ज हो, तो है ना, तो ये नेगेटिव आयन हो गया और ये पॉजिटिव आयन हुआ। तो ये कंडक्शन में जो है ये जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सॉल्यूशन में जो है पॉजिटिव आयंस भी मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में जो है पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं और ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंडक्शन, ठीक है। अभी क्या है, ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुई और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो बहुत ही तेजी से ये मूव तो हुआ लेकिन आगे जाकर किसी से भिड़ जाता है, किसी एटम से या फिर किसी पॉजिटिव आयन से। तो जब ये इसे, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन हो, कोई एंगल बनाते हुए भी कोलिजन हो सकता है, जैसे भी हो। तो जब ये इससे कोलाइड करता है तो इसकी स्पीड में जो है डिफरेंस आ जाता है। अब इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है और बड़ा ही रैंडम इसके मूव्स होते हैं, क्योंकि ज़रा सा आगे बढ़े तो हमें नहीं पता है कि हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक। मान लिया कि आई वॉज सपोज टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैं भिड़ गया, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। नाउ आई विल अगेन ट्राई टू मूव टू अलाइन माई सेल्फ इन द फ्रंट डायरेक्शन। सिमिलरली थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फिर मैं राइट डायरेक्शन में आ गया, ठीक। तो फिर मैं फिर से अपने आप को अलाइन करूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर मेरा हेड ऑन कोलिजन हुआ। हेड ऑन कोलिजन हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा था, जैसे मान लिया मैंने बॉल यूं ऐसे फेंका तो उसी स्पीड में बॉल पीछे चली जाएगी, है ना। तो अब ये जो है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में था, तो फिर से उसकी वेलोसिटी जो है रिड्यूस होगी, ज़ीरो होगी, उसका फिर से मूव करना शुरू करूँगा मैं। तो ये सारी तरीके की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सारी चीज़ें जो होती हैं उसको ऑब्जेक्ट लेवल पर जब आप उसको विजुलाइज करते हो तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया जाता है कि इफेक्टिवली इसकी जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो जाती है। अगर एक्सेलरेशन इसकी ज़ीरो हो जाती है तो फिर एक कांस्टेंट स्पीड जो है ऑन एन एवरेज एक कांस्टेंट स्पीड ये अटेन करता है, जिसको हम ड्रिफ्ट स्पीड से जानते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसका मतलब ये इतनी बार वो कोलिजन होता है, इसका इतना डायरेक्शन चेंज होता है जिसके चलते जो है इफेक्टिवली इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। ओके, सो दिस वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अभी इसमें दो पार्ट और भी हैं, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो रिमेनिंग पोर्शन जो है इस क्वेश्चन का वो ऐसे है कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्पीड इज सो स्मॉल एंड इलेक्ट्रॉन्स चार्ज इज स्मॉल, ठीक है, हाउ कैन वी स्टिल ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ कंडक्टर।
मान लिया ये कंडक्टर है और उसमें जो ड्रिफ्ट स्पीड है मान लिया 1.3 mm पर सेकेंड, इसी रेंज में होते हैं। इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम, यानी कि ये फिगर्स बहुत ही कम है। लेकिन I की वैल्यू क्या है? NeAVD, ठीक। ए भी मान लिया कुछ खास नहीं है, एक वायर है तो उसमें जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा तो होता नहीं है, तो ये भी छोटा है नंबर है, ये भी छोटा नंबर है और ये भी छोटा नंबर है। दिस वन एंड दिस वन। लेकिन एज यू नो एन की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, आराम से 10⁻27 10⁻28 की रेंज में ये नंबर्स होते हैं, लगभग 10⁻27 और 28 और 29 इस तरह की रेंज में ये नंबर्स होते हैं। तो जब इसको आप इस पोर्शन से EAVD से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें कुछ मतलब कुछ इंटीजर के आसपास में नंबर्स मिल ही जाते हैं, मतलब 15 एम्पियर और 10 एम्पियर 9 एम्पियर जो भी है। तो इस तरीके से द रीज़न बिहाइंड इट कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है, जो कि नॉर्मली करंट में हम फ्लो कराते हैं, वो इसीलिए होता है क्योंकि बिकॉज वी हैव गॉट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। सो दिस वाज थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अभी डी के बारे में बात करते हैं। When electrons drift in metal from lower to higher potential, does it mean all free electrons of metal are moving in the same direction? Guys, जैसे आप दो पॉइंट्स हैं, ये हमारा मेटल है, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं, मान लिया ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी कि ये ज़्यादा है और ये कम है। करंट यू फ्लो होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनकी डायरेक्शन ऐसी होती है, ठीक। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश नहीं हुआ था, उससे पहले जब ये पोटेंशियल डिफरेंस स्टैब्लिश नहीं हुआ था, तो उस केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट जो थी, इट वाज नॉट इन स्ट्रेट डायरेक्शन, इट वाज इन रैंडम डायरेक्शन, जैसे यूं 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 यूं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जो है ढेर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है तो वी कैन नॉट एंटिसिपेट कि वो कौन से डायरेक्शन में अब ये मूव हो रहा होगा, या हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। और यही जो प्रोबेबिलिटी है सब सारे इलेक्ट्रॉन्स की है, बिल्कुल रैंडम जो है। यानी कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इट विल बी 0 बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज रैंडम। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का यही है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 पॉइंट के बीच में एस्टैब्लिश हो जाती है और पोटेंशियल, जिसके चलते पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो although these electrons are not moving in a particular direction, but now they have got a tendency to move in a specific direction. तो धीरे धीरे मान लिया अगर ये वर्टिकली मूव हो रहा है ना, तो अब ये धीरे धीरे अब ये अपने आप को इधर अलाइन करने की कोशिश करेगा, ड्रिफ्ट होता चला जाएगा। और इधर है तो यूं ड्रिफ्ट होगा धीरे धीरे ऐसे। अगर ये ऐसे है तो ऐसे ड्रिफ्ट होगा, अगर ये ऐसे है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर ये ऐसे है तो
अगर इस डायरेक्शन में है तो इसकी स्पीड जो है कम होती चली जाएगी और उसके बाद फिर इससे ये इधर मूव होने शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि does it mean all free electrons of metal are moving in the same direction? Not really, they are not moving in the same direction, but yes, they have got a tendency to move in the same direction, और धीरे धीरे उसमें ड्रिफ्टिंग होती है। ठीक है, so this was the fourth part of the problem statement। अभी फिफ्थ के बारे में बात करते हैं। Are the path of electrons straight line between the successive collision? यानी कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और दूसरी एक चार्ज बॉडी है और मान लिया ये पॉजिटिव है, इससे अगर ये कोलिजन होता है तो इनके बीच में जो है जो कोलिजन हो रहा है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या स्ट्रेट लाइन होगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होता है ना, तो जैसे मान लिया ये स्ट्रेट लाइन है, ऐसा मैं कैसे कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसे मूव हो रहा था, थोड़ा सा फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक ये है और एक पॉजिटिव है, इधर था, इधर सीधे से भिड़ गया, इधर था इससे भिड़ गया, इधर था इधर सीधे भिड़ गया। लेकिन अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी ना, तो ये थोड़ा पर ड्रिफ्टिंग आ जाएगी, यहां कुछ ऐसे भिड़ेगा या फिर ऐसे। तो क्योंकि नाउ इट हैज गॉट द टेंडेंसी टू मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो अगर ये दूसरे चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में नहीं हुई तो ये हल्का सा ड्रिफ्ट हो जाएगा। और कितनी ड्रिफ्टिंग होगी, कितना डिफ्लेक्शन होगा, वो इट इज डिफिकल्ट टू से, वो कंडीशन टू कंडीशन ये चीज़ें वैरी करेंगी। लेकिन ये इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसके जो मूवमेंट होंगे वो कर्व्ड होंगे। तो बिकॉज हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में कोलिजन, सर्टेनली ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स एक ही लाइन में तो है नहीं, इन ऑल डायरेक्शंस हैं। तो अगर ओवरऑल आप इनके मूवमेंट्स को देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि इनका जो पाथ है वो कर्व्ड है। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं है, जहां भी ये पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया वो सीधे हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल स्ट्रेट कोलिजन करेगा, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ठीक, तो ये थोड़ा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, इन माय ओपिनियन डिफिकल्ट भी था, अच्छा भी था, और ये इस पर ढेर सारी डिस्कशन हमें करनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। थैंक यू।